नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समर्थ क्लासेस के यूट्यूब चैनल। मैं लक्की गौतम, जो आपको राजस्थान का इतिहास पढ़ाऊंगा। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप और भी वीडियो देख सकें, आने वाली वीडियो का आपको पता लग सके। ठीक है। और अगर ये वीडियो देखने के बाद, ये क्लास अटेंड करने के बाद आपको ऐसा लगे कि हाँ आपने कुछ पाया या हमने कुछ मेहनत की, तो ही इसे लाइक और शेयर करें, अन्यथा ना करें। क्योंकि उससे ही हमें पता चलेगा कि हमारी मेहनत कैसी, हम मेहनत सही ढंग से कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो ठीक है, हम कहाँ तक पहुँच गए थे? हमने जाना है, 2 क्लासें हो चुकी हैं हमारी, आज तीसरी क्लास है। तो 2 क्लासों में हमने जाना है राजस्थान का परिचय। कल हमने जाना था राजस्थान की रियासतें और राजस्थान में जो राजपूत की उत्पत्ति हुई, उत्पत्ति के सिद्धांत क्या क्या थे, कैसे कैसे थे। जिसने भी वो दोनों क्लासें देखी है ना, वो बिल्कुल निश्चिंत हो गया होगा, उसके माइंड में कोई डाउट ही नहीं रहा होगा, बिल्कुल सब कुछ क्लियर हो गया। 1-2 प्रश्न जो आए थे वीडियो में, उनको बता देता हूँ। तो जेम्स टॉड इस्लिंगटन इंग्लैंड के रहने वाले थे। स्कॉटलैंड में उन्होंने पढ़ाई की थी और वो वहीं इंग्लैंड से भारत में आए थे। और दूसरी बात कि मैंने कल की वीडियो में एक चीज दिखाई थी, मान मौर्य के शिलालेख में उत्कीर्णकर्ता का नाम आप थोड़ा करेक्शन कर लेना, वो है शिवादित्य। तो बस इतना सा करेक्शन है, वो कर लेना। अब हम शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक है मेवाड़। ये नाम सुनते ही हमारे मन में पहली चीज क्या आती है? हमारे मन में पहली चीज आती है महाराणा प्रताप, मेवाड़। बस एक काम करना, अभी मेवाड़ नाम पढ़िए, आंख बंद करके ध्यान कीजिए कि मेवाड़ के बारे में आप क्या क्या जानते हैं। और जब क्लास खत्म हो जाए उसके बाद एक बार अपने आप को देखना कि मेवाड़ के बारे में आप अब क्या क्या जानते हैं। नोटिस, मेवाड़, ये मेवाड़ जो क्षेत्र है हमारे राजस्थान में किस जगह पे पड़ता है? ये जो मेवाड़ है, अगर कोई हमसे पूछे कि भाई मेवाड़ तुम पढ़ लिया, मेवाड़ का इतिहास पढ़ लिया, पहले ये तो बताओ मेवाड़ है कहाँ, राजस्थान में कहाँ पड़ता है? तो ये क्षेत्र है मेवाड़। अब इसमें वर्तमान के कौन कौन से जिले आते हैं? इसमें आता है उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, और एक नाम तो जो सभी जानते होंगे वो है चित्तौड़ कहते हैं। चित्तौड़गढ़ तो गढ़ हो जाएगा, चित्तौड़। और आखिरी आता है प्रताप। वर्तमान के इन 5 जिलों से बनकर बना है मेवाड़। अब हमारे समझ में आ गया कि उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़ और प्रतापगढ़, इन 5 जिलों को मिलाकर बना हुआ था मेवाड़। अब देखते हैं मेवाड़ क्या था महाभारत के समय में, महाभारत काल में।
इस मेवाड़ को कहा जाता था शिवी जनपद। ये मेवाड़ को क्या कहा जाता था? शिवी जनपद। और इसकी राजधानी थी मध्यमिका या मजमिका, मध्यमिका या मजमिका, जिसे बाद में नगरी के नाम से भी जाना जाने लगा। और इस राजधानी को आज हम किस नाम से जानते हैं? इस राजधानी को आज हम जानते हैं चित्तौड़गढ़ के नाम से। ठीक है, तो मेवाड़ को प्राचीन समय में शिवी जनपद कहा जाता था, शिवी जनपद नाम से जानते थे। और इसकी राजधानी उस समय थी मध्यमिका या मजमिका, जिसको नगरी भी कहते हैं। और अभी हम इसको चित्तौड़गढ़ के नाम से जानते हैं। इसके बाद इस जगह पर एक जाति निवास करने लगी, जिस जाति का इस पूरे क्षेत्र पर अधिकार था। वो थी मेयर या मेयर। उस जाति का नाम है मेयर या मेव जाति। ये बहुत वीर और साहसी जाति थी। उस समय विदेश से मल्लेच जाति के लोग, मल्लेच वो विदेशी जो असभ्य और बर्बर होते थे, जो जानवरों की तरह जिंदगी जीते थे और आकर हमारे राज्य में लूटपाट करते थे, लोगों को मारते थे। तो उनसे संघर्ष करते थे ये लोग। और इनके इसी संघर्ष के कारण, क्योंकि ये मल्लेच्छों के साथ संघर्ष करते थे, इसी वजह से जो ये क्षेत्र है ना मेवाड़ का, इसको उस समय कहा जाता था मेदपाट। और एक और नाम आता है प्रागवाट। प्रागवाट मतलब शक्तिशाली वर्ग का शासन। प्रागवाट नाम बताता है कि इस जगह पर शक्तिशाली वर्ग का शासन था। और मेदपाट नाम इस कारण से पड़ा क्योंकि वो मल्लेच्छों के साथ संघर्ष करके इसकी रक्षा करते थे। तो ये था मेवाड़। अब ये मेवाड़ नाम कहां से आया? अब यही मेदपाट करते करते ये मेदपाट से हो गया मेवाड़। तो यहां हो गई मेवाड़ की कहानी खत्म। अब शुरू होगी असली कहानी। हमने देख लिया कि मेवाड़ का इतिहास क्या है, लेकिन मेवाड़ को जाना किस लिए जाता है? मेवाड़ को जाना जाता है मेवाड़ के गुहिल वंश, मेवाड़ का गुहिल वंश, गुहिल वंश। गुहिल वंश, गुहिल वंश जो अपने आप को भगवान श्री राम का वंशज, भगवान
का वंशज, रघुवंशी कहते थे। और अपने आप को सूर्यवंशी क्षत्रिय बताते हैं और सूर्यवंशी क्षत्रिय बताते हैं। मेवाड़ के महाराणा की वीरता, देशभक्ति, त्याग और बलिदान के कारण मेवाड़ के महाराणा किस लिए प्रसिद्ध है? मेवाड़ नाम, जिसने भी मेवाड़ के बारे में पढ़ा है ना, वो मेवाड़ नाम आते ही उसके मन में वीरता, देशभक्ति अपने आप आ जाती है। तो मेवाड़ के महाराणा की वीरता, देशभक्ति और त्याग, बलिदान के कारण भट्ट और चारण इनको हिंदुआ सूरज कहते हैं। हिंदुआ सूरज किस लिए? क्योंकि हिंदू संस्कृति को बचाए रखने के लिए विदेशों से इन्होंने लोहा लिया, जो संघर्ष किया, उसी के कारण भाट और चारण इनको कहते हैं हिंदुआ सूरज। इनके लिए एक बहुत प्रसिद्ध लाइन है जो इनके ध्वज पर अंकित होती है, जो दृढ़ राखे धर्म को, तिग राखे कर्ता। ये जो लाइन है ना, इसका मतलब क्या है? जो भी व्यक्ति अपने धर्म पर दृढ़ रहता है, जो अपने धर्म का पालन करता है, उसको भगवान भी रखते हैं, उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। ये मतलब है। और मेवाड़ के महाराणाओं ने हमेशा इस बात का पालन किया, हमेशा इस बात पर ध्यान दिया है कि वो अपने धर्म से कभी डिगे नहीं, अपनी मातृभूमि के प्रति जो उनकी सम्मान है, उनकी मन भावना है, वो कभी कम ना। और इसी के लिए आज इनको जाना जाता है। इनके लिए एक और बात है, गुहिल वंश। गुहिल वंश विश्व का एकमात्र ऐसा वंश जिसने पूरे विश्व में, ऐसा कोई वंश नहीं है कि एक ही जगह पर रहकर सबसे लंबे समय तक शासन किया। इतना लंबे समय तक कोई वंश चला हो तो वो है सिर्फ गुहिल वंश। तो विश्व का एकमात्र वंश जो सबसे लंबे समय तक एक ही क्षेत्र पर शासन किया। विश्व का एकमात्र ऐसा वंश जिसने सबसे लंबे समय तक एक ही क्षेत्र पर शासन किया। तो अब इसको एक बार देख लेते हैं, क्वेश्चन कैसे बनता है। मैं पूछता हूं कि प्राचीन काल में मेवाड़ को क्या कहा जाता था? आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन है। तो क्या कहा जाता था प्राचीन समय? महाभारत काल में, या इसको प्राचीन काल भी कहा दो, तो शिवी जनपद।
राजधानी क्या थी? मध्यमिका या मजमिका, जिसको नगरी भी कहते हैं और वर्तमान में हम चित्तौड़गढ़ कहते हैं। यहाँ पर बाद में एक जाति शासन करती थी, मेव या मेव जाति। वो क्या करती थी? मल्लेच्छों के साथ संघर्ष करती थी। मल्लेच्छ को असभ्य और बर्बर जाति मल्लेच्छों के साथ संघर्ष करती थी। इस कारण इनका नाम पड़ गया मेदपाट। इस क्षेत्र को कहते थे मेदपाट या प्रागवाट। प्रागवाट शक्तिशाली वर्ग का शासन था क्योंकि यहाँ, और इसी मेदपाट से ये बन गया मेवाड़। वर्तमान में मेवाड़ में कौन कौन से आते हैं? उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़ और प्रतापगढ़। मेवाड़ को किसके लिए जाना जाता है? गोहिल वंश के लिए। गोहिल वंश विश्व का एकमात्र वंश जिसने एक ही क्षेत्र पर सबसे लंबे समय तक शासन किया, तो वो है गोहिल वंश। गोहिल वंश अपने आप को भगवान श्री राम का वंशज कहते हैं, अपने आप को रघुवंशी कहते हैं और सूर्यवंशी क्षत्रिय बनाते हैं अपने आप। मेवाड़ के महाराणाओं की वीरता, देशभक्ति, त्याग और बलिदान के कारण भाट और चारण इनको हिंदुआ सूरज कहते हैं। भाट और चारण इनको क्या कहते हैं? हिंदुआ सूरज कहते हैं। इनके लिए एक लाइन प्रचलित है, जो दृढ़ राखे धर्म को तिह राखे करतार। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो अब बात करते हैं गोहिल वंश की उत्पत्ति। गोहिल वंश की उत्पत्ति को लेकर अलग अलग लोगों के अलग अलग मत हैं। सबने अपने अपने हिसाब से, अपने अपनी सोच के हिसाब से इनके अलग अलग मत दिए। तो चलिए बात करते हैं गोहिल वंश की उत्पत्ति। गोहिल वंश की उत्पत्ति। सबसे पहले बात करते हैं अबुल फजल की। अबुल फजल कहता है कि जो गोहिल है ना, गोहिल वो ईरान का एक शासक था। ईरान के शासक नौशेख खां के वंशज। तो अबुल फजल कहता है कि नौशेख खां था ईरान में। नौशेख खां क्या है, कुछ समय के लिए यहाँ भारत में आया था और किसी कारण से उसने यहीं शादी कर ली थी, लेकिन फिर उसको ईरान जाना पड़ा, तो वो अपने बीवी बच्चों को यहीं छोड़कर ईरान चला गया था। गोहिल उनकी ही संतान थी। वो समझ। इसके बाद नाम आता है गोपीनाथ शर्मा। गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि गोहिल गुजरात आनंदपुर, गुजरात में है आनंदपुर, आनंदपुर के ब्राह्मण वंश का है। कि गोहिल तो आनंदपुर गुजरात के जो ब्राह्मण है ना, उनके साथ रहता था और उन्हीं का वंश है। ये गोपीनाथ शर्मा कहते हैं। इसके बाद आते हैं देवदत्त रामकृष्ण, देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर।
ये बताते हैं आहड़ शिलालेख के अनुसार गुहिल ब्राह्मण वंश का और कर्नल जेम्स स्टोवर्ट, ये दो, ये इसके बाद आते हैं कर्नल जेम्स स्टोवर्ट। यह कहते हैं कि वल्लभी में राजा था, शिलादित्य, वल्लभी का शासक शिलादित्य, उसकी पत्नी पुष्पावती का पुत्र था गुहिल। तो ये कुछ मान्यताएं हैं गुहिल वंश की उत्पत्ति के बारे में। ये तो होगी गुहिल वंश की उत्पत्ति। अब गुहिल वंश के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। तो गुहिल वंश के लोग किन देवी देवताओं को मानते थे, उस पर भी एक बार विचार कर लेते हैं। गुहिल वंश में देवी और देवता, गुहिल वंश के कुल देवता एक लिंग जी, एक लिंग जी, जिनका मंदिर है, जिनका मंदिर कैलाशपुरी, जिनका मंदिर है कैलाशपुरी में, जिसे बनाया था पप्पा राव ने। और इनके आराध्य देव गढ़बोर के चार भुजनाथ, जिनका मंदिर है राजसमंद। कुल देवता कौन हो गए? एक लिंग जी, मतलब महादेव। आराध्य देव गढ़बोर के चार भुजनाथ। चार भुजनाथ कौन होते हैं? भगवान विष्णु। सिंपल सी बात। इनकी कुल देवी गुहिल वंश की कुल देवी बाण माता। और आराध्य देवी गढ़बोर माता। तो देखो, देवी और देवता, आराध्य देवी और देवता दोनों का तो एक ही नाम है, गढ़बोर के चार भुजनाथ, गढ़बोर की माता। गुहिल वंश की कुल देवी है बाण माता। गुहिल वंश के कुल देवता एक लिंग जी, जिनका मंदिर बनवाया था पप्पा राव ने कैलाशपुरी उदयपुर में। कैलाशपुरी उदयपुर। गुहिल वंश का राजचिन्ह
राज चिन्ह था भाला, भाला, और ध्वज था ध्वज। अब ध्वज कैसा होगा? पहले तो गुहिल वंश, गुहिल वंश वाले अपने आप को क्या कहते हैं? सूर्यवंशी। तो एक तो था सूर्य, दूसरा अभी हम गुहिल वंश की कहानी सुनेंगे। तो गुहिल ज्यादातर भीलों के साथ रहते थे, तो भीलों का चिन्ह होता है धनुष बाण। ये ध्वज था गुहिल के टाइम। बाद में ये ध्वज चेंज हो गया महाराणा प्रताप के टाइम पर, उसके बारे में भी हम लिखेंगे। पहले इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट कीजिए इसका, फिर हम बाद में बात करते हैं। हाँ तो सुनिए अब कहानी। अब हम कहानी सुनने वाले हैं गुहिल वंश की शुरुआत की। तो गुहिल वंश की शुरुआत कैसे हुई? ये रहा मेवाड़। और यहाँ एक और राज्य था आगे, वल्लभी, गुजरात। गुजरात यहाँ का राजा था शिलादित्य। सबसे पहले शिलादित्य के बारे में जानते हैं कि इसका नाम शिलादित्य कैसे था। शिलादित्य की जो माता थी, जिस दिन उनका विवाह हुआ उसी दिन उनके पति की मृत्यु हो गई। तो इस कारण से लोग उनको अशुभ मानकर जान से मारने वाले थे। तो उनको उनके पिता बचाकर अपने साथ ले गए, लेकिन वो अपने पिता की बदनामी का कारण नहीं बनना चाहती थी, इसलिए एक ऋषि के आश्रम में उनकी सेवा करने लगे। ऋषि ने उनकी सेवा से प्रसन्न होकर उनको एक मंत्र दिया, जिससे वो जिस भी देवता का चाहे उनका आह्वान कर सकती थी। उन देवताओं का आह्वान करने का उनके मन में विचार है। उन्होंने कि जब ये मंत्र मिला तो इसका एक बार उपयोग करके तो देखें। तो उन्होंने इस मंत्र का उपयोग करा और सूर्य देवता के साथ, और सूर्य देवता प्रकट हुए और उन्होंने आशीर्वाद दिया, और आशीर्वाद के रूप में पुत्र उत्पन्न हुआ शिलादित्य। लेकिन शिलादित्य जब बड़ा हुआ तो धीरे धीरे जब लोग उसके पिता के बारे में पूछते तो उसे कुछ पता नहीं होता, तो ये बात उसके मन को खाई जाती थी। तो उसने एक दिन अपनी माता से बिल्कुल प्रण कर लिया कि या तो तुम मुझे अपने पिता का नाम बता दो, मेरे पिता का नाम बता दो, या मैं तुम्हें भी मार दूंगा, खुद भी मर जाऊंगा, क्योंकि अब मुझसे ये सुना नहीं जाता। तब उसकी इस बात को सुनकर स्वयं सूर्य भगवान प्रकट हुए और उन्होंने उसको विश्वास दिलाया कि वह उन्हीं के आशीर्वाद से पैदा हुआ। ये कहानी कुछ कर्ण की कहानी की तरह है, महारथी कर्ण की कहानी। फिर क्या हुआ, उन्होंने प्रसन्न होकर शिलादित्य को एक पत्थर दिया। शिलादित्य से कहा कि इस शिला को तुम हाथ में रखकर जिसको भी छुओगे वो उसी समय मर जाएगा। बहुत बढ़िया बात है। तो शिलादित्य उसको हाथ में लेकर वल्लभी के राजा से लड़ने चल गया। वो वल्लभी के राजा को चैलेंज दिया। जैसे ही वल्लभी के राजा को छुआ पत्थर पकड़ के, वो वहीं गिर गया और उस समय शासक बन गया शिलादित्य और वल्लभी पर शासन करने लगा। इसकी पत्नी का नाम था पुष्पावती। पुष्पावती परमार वंश की थी। तो उनके वंश में एक माता को मानते थे जो मेवाड़ में थी, जगदम्बा माता या अर्बुदा।
अर्बुदा माता भी उनको कहते हैं। तो पुष्पावती गर्भवती थी। अब वो चाहती थी कि उनके एक ऐसा वीर बेटा पैदा हो जो उनके वंश को और उनके जो राज्य को आगे बढ़ा सके। इसकी मन्नत मांगने के लिए वो यहाँ चली गई जगदम्बा माता, जिनको अर्बुदा माता भी कहते हैं। चल गई। अब दर्शन करके मन्नत मांग ली, सब कुछ हो गया, वापस लौट रही थी। तो वापस लौट रही तो रास्ते में उसको पता चला कि जो उनका राज्य था ना पल्लवी, मल्लेच्छों ने उस पर आक्रमण कर दिया और पूरे राज्य को तहस नहस कर दिया। पूरे राज्य में एक भी जना जिंदा नहीं बचा। इसके कारण उसको अभी यही रास्ते में रुकना पड़ा। लेकिन अब गर्भवती थी, तो अब वो समय आ गया जब पुत्र उत्पन्न करना था। तो वहीं पर एक गुफा थी। गुफा में जाकर एक धाई माँ, जिसका नाम था कमलावती, जो ब्राह्मण थी, उसकी सहायता से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो गुफा में पैदा होने के कारण उसका नाम रखा गुहा या गुहादित्य, जिसको कहते हैं। तो उस गुहादित्य नाम रखा गुहादित्य। अब इस गुहादित्य को इसकी माता पुष्पावती ने उसी धाय माँ जो कमलावती थी उसको दे दिया। वो कमलावती कहाँ की रहने वाली थी? वीरनगर की कमलावती। अपने साथ ले गई गुहा को, क्योंकि गुफा को गुहा भी कहते हैं, इसलिए उसका नाम गुहा पड़ गया। कमलावती अपने साथ ले गई। तो अब शुरुआत होती है गुहादित्य लालन पोषण ब्राह्मण कर रहे थे आराम से। लेकिन जिस जगह वो रहता था, यहीं इस जगह का नाम था ईडर। क्या नाम था? ईडर। और यहाँ पर कौन शासन करते थे? भील जाति के लोग शासन करते थे। तो जो गुहिल था, वो गुहिल भी इन्हीं भीलों के साथ खेलता था और खेलते कूदते बड़ा हो गया। लेकिन जैसे जैसे गुहिल बड़ा होता गया, उसके अंदर के जो क्षत्रिय गुण थे वो बाहर आने लगे। शिकार करने में वो सबसे उत्तम हो गया, सबसे परफेक्ट हो गया। सब वहाँ के आसपास के सब उसकी शूरवीरता के कारण उसको जानते थे, और जब भी शिकार करने जाते तो गुहिल को अपने साथ ले जाते। तो एक दिन ऐसे हुआ, खेल में एक भील बालक ने, जो उंदरी गांव का था, यही ईडर में एक गांव था उंदरी गांव के भील लड़के ने गुहिल का तिलक कर दिया। किसके रूप में? अपने सरदार के रूप में। सरदार के रूप में तिलक कर दिया। अब ये बात जब भीलों के सरदार को पता चली तो वो बहुत खुश हुआ, क्योंकि गुहिल को वो जानता था, गुहिल से वो बहुत प्रभावित था।
तो उसने कि यार जब तुमने सरदार बना ही दिया है तो मैं भी बूढ़ा हो चुका हूँ, मांडलिक था उसका नाम। उसने कि मैं भी बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं भी इसी को सरदार बना देता हूँ पूरा यहाँ का ईडर का, और अब यही संभालेगा। तो उस दिन से वो है ईडर का शासक बन गया। अब ईडर और मेवाड़ पास पास में तो ही से तो शक्तिशाली था। शक्तिशाली व्यक्ति की महत्वाकांक्षा ज्यादा होती है तो वो और आगे बढ़ने की सोचता, तो वो मेवाड़ की तरफ बढ़ गया और मेवाड़ से मेर जाति को भगाकर मेवाड़ पर शासन करना प्रारंभ कर दिया। तो मेवाड़ पर सबसे पहले गुहिल वंश की स्थापना, मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना की। कब करी? 566 ईस्वी। अब इसमें 566 ईस्वी को कैसे याद करें, तो कोई जरूरत नहीं याद करने की। 566 का मतलब क्या है? ईसा के जन्म के 500 साल गुजर गए। 500 साल गुजरने के बाद 60 साल और गुजर गए, तो 560 साल गुजरने के बाद जब 6 साल और गुजर गए तो छठे साल में मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना करी। गुहिल, ये कहानी यहां तक की पर्याप्त है। अब हम इसको लिख लेते हैं। गुफा में पैदा होने के कारण नाम गुहादित्य पड़ा। कर्नल जेम्स टॉय और श्यामल दास की वीर विनोद। वीर विनोद के अनुसार इसके पिता का नाम शिलादित्य, पिता शिलादित्य, और माता का नाम पुष्पावती। गुहिल वंश के माता पिता कौन है? गुहिल के माता पिता शिलादित्य और पुष्पावती। किससे पता चलता है? एक तो कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी किताब में कहा, और श्यामल दास की वीर विनोद से भी हमको इस बारे में पता चला। गुहिल ने या गुहादित्य ने 566 ईस्वी में गुहिल वंश की नींव डाली। तो भाई गुहिल वंश का संस्थापक कौन है? संस्थापक जिसने संस्थापना की सबसे पहले गुहिल वंश का संस्थापक। अब भैया मेवाड़ गए, क्या करा? स्थापना तो करी, स्थापना कर दी, लेकिन भाई रहोगे कहाँ? रहने के लिए जिस बड़े से क्षेत्र पर, पूरे क्षेत्र पर तो रह नहीं सकते, तो एक राजधानी बनानी पड़ती है जहां से राज्य किया। तो राजधानी बनाया नागदा। राजधानी किसे बनाया? नागदा। और एक और काम किया, चांदी के सिक्के चलाए। चांदी के सिक्के
चलाए। सर्वप्रथम मोहिल वंश में सर्वप्रथम सबसे पहला यही था तो चांदी के सिक्के किसने चलाए? इसके पिता ने चलाए थे तांबे के सिक्के। शिलादित्य ने तांबे के सिक्के चलाए थे। तो एक बार और देख लेते हैं इसको। वल्लभ गुजरात का रहने वाला था शिलादित्य। शिलादित्य की रानी थी पुष्पावती। पुष्पावती मन्नत मांगने गई जगदम्बा माता के मंदिर। मन्नत मांग के आ ही रही थी कि रास्ते में पता चला कि पूरे वल्लभी वंश का विनाश हो चुका, कोई भी नहीं बचा। तो उसने वहीं पर रुकने का फैसला किया और वहां एक गुफा में जन्म दिया गोहिल या गुहादित्य को। एक लाइन और लिखने रही, हाँ, वीरनगर की कमलावती जो कि ब्राह्मण थी ने लालन पालन किया। कमलावती ने लालन पालन किया। अब गोहिल ने बड़ा होकर भीलों के साथ रहना शुरू कर दिया। अब भीलों के साथ रहकर उनका सरदार बन गया और ईडर पर शासन करने लगा। ईडर से मेवाड़ पहुंचा, मेवाड़ पर शासन किया। अब यहाँ प्रश्न कौन से बनते हैं? पहला, कर्नल जेम्स टोड और श्यामल दास के अनुसार वीर विनोद के अनुसार शिलादित्य और पुष्पावती का पुत्र गोहिल। दूसरा, गोहिल वंश का संस्थापक कौन है? संस्थापक, ध्यान से देखना, सिर्फ संस्थापक। गोहिल कब? 566 ईस्वी में गोहिल वंश की राजधानी किसे बनाया अपनी? नागदा। तो सबसे पहला गोहिल वंश की पहली राजधानी बनी नागदा। इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए जल्दी से। तो ठीक है मित्रों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। आगे हम, अब गोहिल वंश स्टार्ट हो गया, कल हम पढ़ेंगे बप्पा राव। इसको गोहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कहा गया। अगर आपको ये वीडियो देखकर, ये क्लास अटेंड कर ऐसा लगा हो कि हाँ यार, कि हमें कुछ बढ़िया समझ में आया, अच्छा समझ में आया, क्लास में अच्छा लगा, तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आपकी इच्छा हो तो लाइक भी करें, इसलिए ताकि दूसरों का भी भला हो सके। जिस किसी को समझ में नहीं आ रहा हो, शायद इस क्लास को देखकर समझ में आए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।